विभिन्न पहलुओं की जानकारी प्राप्त करें। इस गरिमामय कार्यक्रम में मुख्य वक्ता की आसन जी पर विराजमान हैं हमारी विद्यालय प्रबंध समिति के मार्गदर्शक मान्यवर उत्तम बनर्जी। मैं थोड़ा सा अतिथियों से अनुमति लेकर, क्योंकि भैया बहनों के समक्ष परिचय का प्रसंग है, तो थोड़ा सा मान्यवर मुख्य वक्ता जी के परिचय को थोड़ा विस्तार दूंगा कि जैसे हम विद्या भारती के लक्ष्य में जिस प्रकार की युवा पीढ़ी जिन जिन गुणों का वर्णन करते हैं, ऐसे रोल मॉडल्स को अपने नजदीक यदि देखना हो तो मान्यवर उत्तम बनर्जी जी के जीवन को थोड़ा सा देखना। मान्यवर उत्तम बनर्जी शिशु मंदिर योजना के एक विद्यालय सिंधु विद्या मंदिर से अपनी विद्यालयीन शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात सिविल इंजीनियरिंग से स्नातक करने के पश्चात और अपने जो एक प्रोफेशनल के रूप में सतना नगर को अपना कार्यस्थल चुना, पर इसके पूर्व अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों के प्रति पूर्ण सजग रहते हुए अर्थोपार्जन के क्षेत्र में कदम रखने के पूर्व अपना 1 वर्ष का समय शारदा विहार भोपाल का उस समय निर्माण हो रहा था। 2 वर्ष का समय उस शारदा विहार के निर्माण में माननीय रोशन लाल जी के आह्वान पर समय देकर अपने इस इंजीनियरिंग प्रोफेशनल्स के जीवन की शुरुआत की। इसके पश्चात सतना नगर में काम करते हुए अनेक बड़े जो प्रतिष्ठान हैं, बड़े प्रोजेक्ट जिन्हें कहा जाता है, आप भी समझ सकेंगे, जैसे सतना का बिट्स इंजीनियरिंग कॉलेज है और भी इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, उन पर जो उनके निर्माण में आपकी विशेषज्ञता है, इसके लिए हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और देश के विभिन्न स्तरों में जाकर ये काम करते हैं। लेकिन जैसी एक प्रोफेशनल की वर्तमान छवि है, उससे इतर आपका अधिकांश समय अपने व्यक्तिगत व्यवसायिक कार्यों के अतिरिक्त समाज के कार्य के लिए लगता है। इसलिए अक्सर जो भैया बहनों के बीच बात आती है कि हम आज के इस जीवन में अपने रोल मॉडल्स कहां तलाशें, तो हमारा ये सौभाग्य है कि रोल मॉडल के रूप में उत्तम बनर्जी जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह प्रांत कार्यवाह हैं तथा दीन दयाल शोध संस्थान नाम की एक समाज सेवा का कार्य करने वाली देश या विश्व की अग्रणी संस्था है, उसके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। आज इस मुख्य वक्ता के रूप में विषय को ध्यान से सुन करके और बहुत सारे बहुत विषयों का परिचय आपको स्वतः ही हो जाएगा। मैं विद्यालय के प्राचार्य श्रीमान गणेश मिश्र जी से आग्रह करूंगा कि मुख्य वक्ता जी का अपनी परंपरा अनुसार तिलक बंधन से स्वागत करें। उनके दाहिनी ओर विराजमान हैं अपने विद्यालय के अध्यक्ष माननीय मणिकांत जी माहेश्वर। मैं जो परिचय करा रहा था उस परिचय में लगभग यदि मैं कहूं कि 80% बातें कॉमन हैं, एक जैसी हैं, केवल व्यवसाय के फील्ड का अंतर छोड़ करके। तक है कश्मीर इसकी किरीट है, पंजाब और बंगाल 2 विशाल कंधे हैं, पूर्वी और पश्चिमी घाट 2 विशाल जंघाएं हैं, कन्याकुमारी इसके चरण है, सागर इसके पग पखारता है। यह वंदन की भूमि है, यह अभिनंदन की भूमि है, यह तर्पण की भूमि है, यह अर्पण की भूमि है। इसका कंकर कंकर संकर है, इसका बिंदु बिंदु गंगा जल है। हम जिएंगे भी तो इसके लिए, मरेंगे भी तो इसके लिए। श्री अटल बिहारी वाजपेयी।
ये भी अपने को सीखना है। मैं मंच पर विराजमान अन्य सभी महानुभावों से विनम्र अनुरोध करूँगा कि विशिष्ट दीर्घा में स्थान प्राप्त करें। हमारे अग्रेसर भैया तुरंत ये असेंबलियाँ वहाँ उपस्थित कर दें। हरिओम। ठीक है, हरिओम। रत्नाकराधर प्रदाम हिमालय किरीटनी ब्रह्म राजर्षि रत्नाख्याम वंदे भारत माता। उस भारत माता को मैं नमन करता हूँ जिस भारत माता का स्वरूप हमारे महर्षि अरविंद जी ने देखा था, जिस भारत माता का स्वरूप हमारे वीर सावरकर जी ने देखा था, जिस भारत माता का स्वरूप संजय डॉक्टर हेडगेवार जी ने देखा था, जिस भारत माता की सेवा में छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह जैसे वीर सपूत बलिवेदी पे चढ़ गए, उस भारत माता को मैं नमन करता हूँ। अपने शिशु मंदिर के प्यारे भैया बहनों, आचार्य दीदी के दीर्घा में बैठे हुए श्रद्धेय गुरुजन, विद्यालय संचालन समिति के आत्मीय मित्रगण, मातृशक्ति, और आज एक मेरे इस विषय को क्या जो है एक विशेष श्रोता, मुख्य अतिथि रहते हैं, मुख्य श्रोता एक हमने आज बुलाया, मेरा विशेष आमंत्रण पे मैंने बुलाया है। वो हमारे विद्यालय के भैया, छोटा सा बैठा हुआ सामने भैया समन, उनको मैं क्यों संबोधित कर रहा हूँ, क्योंकि ये विषय आज उनके लिए रख रहा हूँ मैं। आज से करीब 2-3 महीने पहले मेरे पास रात को लगभग 10:30-11 बजे फोन आता है, ताऊ जी प्रणाम। हाँ बेटा बोलो। बोले ताऊ जी एक प्रश्न है मन में। हमने कहा क्या प्रश्न है? उसका फोन पहली बार नहीं आया था, आता रहता है। वो जब उनकी शंका रहती है तो रात को पता रहता है कि ताऊ जी अभी खाली होकर बात कर सकते हैं। मैंने क्या है? बोले ताऊ जी ये अखंड भारत में पाकिस्तान भी भारत में मिल जाएगा। हमने कहा बोले हमारे देश में पहले से इतने मुसलमान रहते हैं जिससे हमारा देश परेशान है, जब वो भी मिल जाएगा तो हम कितने नहीं परेशान रहेंगे। हमने कहा बात तो सही है। तो बोले फिर अखंड भारत क्या कैसे बन सकता है? हमने कहा वो भी बनेगा। तो बोले बताइए कैसे? मैंने कहा बेटा छोटा विषय नहीं है, विषय बड़ा है, किसी दिन तुमको बताऊंगा। मैंने वादा किया था कि रात को आएंगे, घंटे बैठेंगे, विषय बताएंगे, पर मुझे व्यस्तता के कारण समय नहीं मिल पाया। जब हमें आचार्य गणेश गोविंद जी ने और कहा कि भाई साहब ऐसा ऐसा सोच रहे हैं कि विद्यार्थियों को यह विषय जाना चाहिए, तो मुझे तुरंत समर्थ भैया की याद आई और मैंने तमाम व्यस्तता के बाद मैंने स्वीकृति दे दी। आज का दिन मेरा व्यस्त था, अभी मैं कहीं से चला ही आ रहा हूँ भागते हुए, लेकिन मैंने स्वीकृति इसलिए दे दी कि मेरा वादा था एक
जिज्ञासु विद्यार्थी से कि मैं ये विषय बताऊंगा। चौथी में पढ़ने वाला बालक, पहले लगता था कि विद्यार्थियों को ये विषय समझ में आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन जब मैंने देखा कि मेरे ख्याल से चौथी में या पाँचवीं, किस कक्षा में भैया? पाँचवीं पहुँच गया ना, अभी उस समय चौथी में नजर प्रश्न किया है, पाँचवीं में। तो चौथी पाँचवीं में पढ़ने वाले बालक के मन में यदि यह प्रश्न आता है तो हमारे किशोर तरुण भैया बहनों के मन में भी आता होगा, और हम लोग के तो आता ही था, क्योंकि आज यह विषय जब हमने आज से 20-25 वर्ष पहले सुना था तो मेरे मन में भी यही जिज्ञासा आई थी, और वह जिज्ञासा का समाधान शायद आज से 10 वर्ष पहले भी नहीं था हमारे पास कि वास्तव में कैसे होगा, अखंड होगा कि नहीं होगा, या हम सिर्फ कहानियों में, किस्से में और हमारे जो सीनियर हैं उनके बौद्धिकों में सुनते हैं, क्या ऐसा कभी होगा? तो ऐसा जो है लगता था कि शायद नहीं होगा, लेकिन पिछले 8-10 वर्षों से ये लगना शुरू हुआ, और कैसे होगा ये भी समझ में आना शुरू हो गया। विश्व में अनेक घटनाक्रम भी ऐसे घटे जिससे समझ में आता है। अभी जो जिस समय हमारे समर्थ भैया ने प्रश्न किया था, उस समय एक स्टेटमेंट बहुत जो है और बड़े चर्चा में था, जो आपके स्क्रीन पे है, कि सनातन धर्म ही हिंदू राष्ट्र है, 15 साल में भारत फिर से अखंड भारत बनेगा, यह सब हम अपनी आंखों से देखेंगे। और इसमें ये तो सिर्फ इतना लिखा, इसके आगे उन्होंने ये भी कहा था कि यदि इसके रास्ते में कोई आएगा तो वह नष्ट हो जाएगा, यदि भारत को अखंड बनाने के रास्ते में यदि कोई आएगा तो वह नष्ट हो जाएगा। ये उनके स्टेटमेंट था, बड़ी चर्चा चली थी, शायद उसी स्टेटमेंट के कारण कहीं पेपर में उन्होंने पढ़ा सुना होगा, तो ऐसा होगा। ये स्टेटमेंट दिया था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परम पूजनीय सर संघचालक संजय मोहन भागवत जी ने। अब उनका ये स्टेटमेंट यदि आता है तो ये समझ में आता है कि ये इस बारे में जरूर न जरूर कोई बात होगी, ऐसा उन्होंने क्या क्यों कहा, तो ये समाज में चर्चा का विषय बना। तो चर्चा का विषय बना, तो अखंड भारत की जब हम बात करते हैं तो हम भारत की बात करें, तो भारत की जब हम बात करते हैं तो आपके सामने स्क्रीन पे एक मंत्र लिखा हुआ है ना, ये संकल्प मंत्र है। शायद बच्चों आप लोगों को याद हो, बड़े लोगों को तो पता ही है कि जब हमारे घर में कोई जो है पवित्र धार्मिक कार्य होते हैं, हमारे पुरोहित के सामने बैठते हैं तो हमें संकल्प कराते हैं। वो संकल्प क्या होता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, किनका प्रतिनिधि हूँ, और मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ पर हूँ, कौन से कालखंड में, और इस समय कौन सा माह चल रहा है, ऋतु चल रही है, दिन चल रहा है, बात चल रहा है। इस दिन हम बैठे हैं और उस बैठकर हम जो है यह संकल्प कर रहे हैं कि अमुक काम को करने के लिए वो काम मेरा सिद्ध हो। यानी ये 2-3 शब्दों का शब्द है कि मेरा अमुक काम सिद्ध हो, लेकिन उसके लिए जो है हम अपने पूरा का पूरा जो है अपना पृष्ठभूमि को हम स्मरण करते हैं। तो उसमें क्या बोलते हैं, ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु, अद्य ब्राह्मणों वैसे पराधे श्री श्वेत वराह कल्पे जम्बू द्वीपे भारतवर्षे अमुक नाम संवत्सरे चैत्र शुक्ल प्रतिपदी, मतलब ये उस समय जिस समय लिखा गया होगा तब का है, अमुक वासरे, है ना, ये पूरा ये श्लोक है। मैं पूरे श्लोक नहीं पढ़ रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए स्क्रीन पे। इसमें जो है एक जो है कि आप कहाँ पर रहते हैं, तो ये बताया गया कि हमारा लोकेशन क्या है। अभी हम क्या बोलेंगे, आज हमारी लोकेशन क्या है, तो हम बोलेंगे सरस्वती शिशु मंदिर, बोलेंगे तो और बड़ा बताइए, तो बोलेंगे कृष्णनगर, बोलेंगे और बड़ा बताइए तो हम बोलेंगे सतना, कहेंगे नहीं और बड़ा बताइए तो कहेंगे मध्य प्रदेश, और बड़ा बताएंगे तो बोलेंगे भारत। अब इसके बाद बोलेंगे और बड़ा बताइए तो बोलेंगे नहीं भारत है, नहीं भारत है, नहीं भारत के, हम भारत के मध्य प्रदेश के सतना जिले के, और कृष्णनगर में स्थापित सरस्वती शिशु मंदिर है, वहाँ पर जब विवेकानंद सभागार में बैठे हुए हमारी लोकेशन ये है। लेकिन ये लोकेशन बताने के लिए हमारे यहाँ शब्द प्रयोग होता है जम्बू द्वीपे, मतलब हम जम्बू द्वीप के अंदर, मतलब हम हमारी लोकेशन जो ब्रॉड लोकेशन है वो क्या थी, वो थी जम्बू द्वीप है हमारी। जम्बू द्वीप यानी क्या है, ये है आपका जम्बू द्वीप, ये जम्बू द्वीप है। आप लोग में जो है भारत का नक्शा आप लोगों ने देखा होगा, आज का भारत का नक्शा, और आप इस नक्शे को देखिए, इसमें जो है ये जो जम्बू द्वीप है इसको थोड़ा इसमें और डिटेलिंग करेंगे तो यहाँ से आपका जो है ये इधर ईरान से लेकर और यहाँ पे इसमें पूरा रसिया भी है, समझिएगा पूरा रसिया है, पर आपका इधर ये जापान है, और अभी नीचे जो चित्र में नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर बर्मा के साथ जो है इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, मलेशिया, सिंगापुर, ये पूरा जो क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र हमारा जम्बू द्वीप में आता है। इस नक्शे में देखेंगे आप जो पॉलिटिकल मैप है, ये जो दिख रहा है आपको, जावा, सुमात्रा, बोर्निया, मलेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया, है ना, यहाँ से लेकर, और ये जो है पूरा आपका ये चाइना, मंगोलिया, रसिया से लेकर इधर यहाँ पर जो है इस तरफ ईरान तक, जो ये वाला क्षेत्र है ईरान दिख रहा है आपको, है ना, यहाँ तक ये ईरान तक ये
अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सारा जो क्षेत्र है ये पूरा मिला देते हैं, तब हमारा बनता है क्या, जम्बू द्वीप। यानी जम्बू द्वीप पे हम रहने वाले थे, काल्पनिक बनता है। अब इसमें जो है एक विषय और बनता है, ये विषय मैं कभी और बताऊंगा कि जितना मैंने एक क्षेत्र बताया ना, उन सारे क्षेत्रों में भारतीय संस्कृति के कोई ना कोई चिन्ह अवश्य मिलते हैं, अवश्य मिलते हैं, आज भी मिलते हैं, साइंटिफिक है, काल्पनिक नहीं है, आज भी मिलते हैं। ये कोरिया वगैरह, यहाँ भारत की रानी कोरिया में गई, तो भारत में यहाँ अयोध्या में जो है कोरियन पद्धति का एक मंदिर बना है, और वहाँ पर कोरिया में अयोध्या के जो उत्तर प्रदेश के पद्धति का एक मंदिर वहाँ बना हुआ है, यानी रानी की स्मृति में दोनों जगह मंदिर बना है। तो ये अनेक जगह पर इस प्रकार का, ये एक अलग विषय है, आज मैं ये विषय को नहीं लूंगा। यानी भारतीय संस्कृति जो है इस इतने बड़े पूरे भूभाग में आज भी विद्यमान है, और अब धीरे धीरे उसके वैज्ञानिक खोज हो रहे हैं, और उसमें लोग इस बात को पुष्टि भी कर रहे हैं कि हाँ, इस क्षेत्र में कहीं ना कहीं जो है भारतीय संस्कृति थी, और इसके कारण कभी न कभी भारत की विचारधारा यहाँ पर आई थी। अब हम थोड़ा सा और हम आगे चलते हैं, तो अब हम आते हैं ये जो जम्बू द्वीप हमने कहा, ये जम्बू द्वीप तो हमारा जो वैदिक काल है उस समय का हमारा जो भारतीय संस्कृति का विस्तार था उस समय था। लेकिन आज से हम 2-2.5 हजार साल के अगर तक आ जाते हैं तो आपको एक नक्शा ये दिखेगा, ये दिख रहा है नक्शा, ये जो नक्शा दिख रहा है जिसमें पूरा नीला और आसमानी नीला दिख रहा है, ये पूरा भूभाग क्या है, हमने सबने सुना है, कल हमारा 15 अगस्त है, 15 अगस्त में जब हम झंडा फहराते हैं, झंडा तो किधर फहराते हैं, हमारे तिरंगे में बीच में एक चक्र बना हुआ है, वो चक्र किसका है, सम्राट अशोक का, अशोक चक्र बोलते हैं, यानी सम्राट अशोक का मौर्य काल का यह राज्य, यहाँ तक इसका राज्य का शासन था। अब आप इसमें देख सकते हैं कि इधर पर जो है ईरान से लेकर और इधर जो है ब्रह्मदेश तक है, यानी बर्मा तक है, दक्षिण भारत में पूरा श्रीलंका में भी सिंगल द्वीप जिसको बोलते थे, ये पूरे भूभाग में हमारा जो है मौर्य डायनेस्टी दिख रहा है, मौर्य डायनेस्टी ट्रिब्यूटरीज यानी उसकी शाखा, यानी वहाँ पर कोई दूसरा राजा रहता था लेकिन मौर्य डायनेस्टी को वो जो है सपोर्ट करता था, उसके साथ चलता था। तो ये जो है आपका मौर्य डायनेस्टी है, ठीक है। अब हम अगर थोड़ा आगे चलेंगे तो इसके बाद क्या हुआ, जब मौर्य डायनेस्टी था और उसके बाद जो लगभग ईसा से 100-125 साल पूर्व ये मौर्य डायनेस्टी जो है वो भंग हो गया। यानी क्या होता है कि जब राजा केंद्र में शक्तिशाली रहता है तो सब उसके साथ रहते हैं। फिर क्या हुआ कि छोटे छोटे चोल, चेरी और इस प्रकार के दक्षिण में अहोम राज्य पूर्व में आ गए, और इस प्रकार से करके अलग अलग प्रकार के, लेकिन वो थे सभी हिंदू राजा, भारतीय संस्कृति को मानने वाले। ये मौर्य राजा तो पूरे इतने बड़े भूभाग को उन्होंने, और बाद में इसको जब थोड़ा कमजोर होने लगा था तो सम्राट चंद्रगुप्त जो है ना, हम सब जानते हैं चाणक्य चंद्रगुप्त, तो चंद्रगुप्त जिसके पहले सिकंदर को जो यहाँ से हार के गया था, तो उसका सेनापति सेलुकस फिर से आक्रमण करने आया था भारत पे, और वो चाहता था, क्योंकि सिकंदर की जो है अंतिम इच्छा पूरी नहीं हो पाई थी कि उसको भारत और मगध पे राज्य करना था, लेकिन वो गंगा नदी पार नहीं कर पाया था। वो भी अपने आप में एक पूरी स्टोरी है, वो अलग से बताने की, सिर्फ हमको जानने की विषय है। तो जब ऐसा हुआ तो वो स्थान उसने पार नहीं किया, तो वो लौट गया, और रास्ते में किसी जो है जनजातीय व्यक्ति ने अपने विष बुरे तीर से जो है उसके सिकंदर के आंख में जब तीर मारी तो उसके आंख में ऐसा जहर फैला कि उसके 2 से 3 महीने के अंदर सिकंदर मर गया। उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई। उसने अपने सेनापति, जो प्रिय सेनापति था सेलुकस, उसने सौगंध लिया कि हम भारत को सम्राट एक दिन जीत के आपको विश्व विजेता, क्योंकि वो विश्व विजेता बन नहीं पाया था। हम लोग सिकंदर के ग्रेट जो है अंग्रेजों ने समझा दिया, हम मान लेते हैं, लेकिन वो बन नहीं पाया था। तो क्या हुआ, तो उसके लिए जो है जब सिकंदर द ग्रेट नहीं बन पाया तो सेलुकस ने फिर से भारत पे आक्रमण किया, लेकिन तब तक में फिर से जो है अपने चाणक्य और सम्राट चंद्रगुप्त ने मिलकर पूरे भारत को फिर से कर लिया था। बड़ा लंबा युद्ध हुआ, लेकिन उसके बाद जो है उस युद्ध में वो जीत नहीं पाए, सेलुकस हारा, और हारने के बाद संधि हुई। संधि होने के बाद जो है उसने अपनी बेटी के साथ चंद्रगुप्त के विवाह किया, और उसके साथ उन्होंने जो ईरान क्षेत्र जो उसके कब्जे में था उसका जो है कुछ हिस्सा जो है उसने सम्राट चंद्रगुप्त को दिया। तो इस प्रकार से एक पूरा जो है क्षेत्र फिर से जो है मजबूत भारत बन के खड़ा हुआ। लेकिन जैसे होता है इतिहास में कि वो डायनेस्टी कमजोर हुई, छोटे छोटे राज्य आ गए, और छोटे छोटे राज्य आने के बाद फिर हमारे देश में आक्रमण का एक दौर चला, मुगलों के आक्रमण का, क्योंकि जब मुगल आए तो उन्होंने लगातार आक्रमण किया भारत पे। तो हम जानते हैं फिर भारत क्योंकि इतना समृद्ध था कि अनेक प्रकार के आक्रमण हुए, शक, हून, कुषाण, चंगेज, तुर्की, और इस प्रकार से अनेक लोग आक्रमण किए। उसका डच, पुर्तगाली, मतलब अंग्रेज लोग जो थे, ईसाई शक्तियों का, इनका आक्रमण हुआ। इस आक्रमण के कारण भारत जो है 600-700 साल तक कठोर
शताब्दी में और 17वीं शताब्दी में फिर अंग्रेजों का जब यहाँ पर आना हुआ तो उनका आना थोड़ा सा छद्म रूप से हुआ। वो डायरेक्ट युद्ध करके नहीं आए, वो क्या करके आए, क्या बन के आए वो लोग, अंग्रेज लोग व्यापारी बन के आए और उन्होंने व्यापार के बहाने धीरे धीरे हमारे देश को कमजोर किया और पूरे देश पर एक शासन किया। 1857 तक अंग्रेजों का कोई विक्टोरिया का शासन नहीं था, वो ईस्ट इंडिया कंपनी यानी वो जो व्यापारी लोग थे वही शासन करते थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जब 1857 का जो है एक स्वतंत्रता संग्राम होना था हुआ, लेकिन वो जो है योजना की कमी के कारण वो विफल हुआ। हमारे बहुत से क्रांतिकारी उसमें शहीद हुए, उनको मृत्यु प्राप्त हुई। लेकिन उसके बाद में जो है अंग्रेज सत्ता की चूल्हे हिल गई। तब जो है विक्टोरिया ने कहा कि अभी इसके बस की बात नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी की इतना बड़ा षड्यंत्र हो गया, इनको पता क्यों नहीं चला, बोले अब नहीं आप हमारा शासन रहेगा। यानी 1857 के बाद फिर 100 साल तक जो है 90 साल तक विक्टोरिया का शासन रहा देश में। और ये जो 100-200 साल में इन्होंने हमारे देश का बहुत नुकसान किया। तो बहुत नुकसान किस रूप में किया, तो उसको हमको समझना चाहिए कि उन्होंने वो समझते थे कि भारत जो है बहुत ताकतवर देश है। हमारे यहाँ बौद्धिकों में अक्सर आपके यहाँ जो विद्या भारती में मैकाले को बताते हैं कि मैकाले की शिक्षा नीति को समाप्त करने के लिए और एक भारतीय पद्धति की शिक्षा नीति हमारे देश में आएगी। तो इसके लिए जो है मैकाले ने जो अध्ययन किया था तो उसने खुद कहा था कि इतना समृद्ध देश है, यहाँ झगड़े नहीं होते हैं, घरों में ताले नहीं लगते हैं, यहाँ का गरीब से गरीब आदमी भी हमारे यहाँ के जो है मैकेनिक से भी ज्यादा संपन्न है। यहाँ पर जो है यहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था है वो सेल्फ स्टेब्लिश है, यहाँ की इंडस्ट्री सेल्फ स्टेब्लिश यानी स्वयं होते हैं, यहाँ पर कोई शासन प्रशासन टैक्स वगैरह कुछ नहीं होता है। यहाँ की चिकित्सा व्यवस्था सेल्फ स्टेब्लिश है, यहाँ पर वैक्सीन बनाने की व्यवस्था यहाँ के गाँव में और यहाँ के जो मठ है संतों के, वहां पर रहने वाले भिक्षु हैं वो वैक्सीन बनाते हैं, गांव में जाकर चेचक की वैक्सीन और हैजे की वैक्सीन बना के और गांव में वितरित करते हैं। यानी सेल्फ स्टेब्लिश व्यवस्था जो भारत की थी, ये अंग्रेजों को समझ में आया कि ये जो है व्यवस्था यहाँ तोड़नी पड़ेगी। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, भारत को कमजोर करना पड़ेगा। और भारत को कमजोर कैसे करना है, तो भारत को कमजोर करने के लिए उन्होंने ऐसी कुछ योजना बनाई कि जिसके कारण भारत सने कमजोर होता चले, ऐसा षड्यंत्र उन्होंने बनाया। तो ऐसा षड्यंत्र बनाने के लिए उन्होंने क्या किया, अभी आप एक नक्शा भी देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। तो उस समय जो है जिस समय अंग्रेज थे तब भारत जो है यहाँ अफगानिस्तान से लेकर अफगानिस्तान, आज की भाषा में मैं कह रहा हूँ जो है राज्य अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, इधर उत्तर में तिब्बत है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, ब्रह्मदेश म्यांमार है ना, और इस प्रकार से श्रीलंका है, ये सारा मिलाकर जो है ये भारत था। उन्होंने योजना बनाई कि इसको जो है धीरे धीरे भारत को हम कमजोर करते चलेंगे। तो कैसे कमजोर करते चलेंगे, तो आगे चल के जैसे आपको पता है कि जो अनेक प्रकार के जो हमारे जो राज्य है अगल बगल में रहने वाले जो देश है उनको जो उन्होंने सने जो है और कमजोर कर दिया। इसमें एक फिगर है, आप देखेंगे कि जो है ये जो अखंड भारत का जो पूरा भूमि का हिस्सा था ये 59,81,149 वर्ग किलोमीटर का ये जो पूरा जो है जो मैंने अभी दिखाया आपको, ये जो भारत का भूभाग है इतना हिस्सा था ये। अभी क्या हो गया, सफल व्यवसायी होने के बाद भी सामाजिक जीवन के बीच अधिक से अधिक समय देकर आपकी प्रतिबद्धता है। संस्कार भारती के प्रांताध्यक्ष हैं तथा इस विद्यालय के अध्यक्ष हैं, इस विद्यालय के पूर्व छात्र। इसी क्रम में सबसे वामस्थ पार्श्व में विराजमान हमारे सरस्वती शिक्षा परिषद रीवा विभाग के विभाग समन्वय श्रीमान रवि मिश्र जी। विद्या भारती योजना में नए आचार्यों को मैं विशेष रूप से परिचय कराना चाहूंगा। एक पूर्णकालिक कार्यकर्ता का कॉन्सेप्ट है जो पूरा समय देकर और अपने संगठन का काम करते हैं। रवि जी हमारे पूर्णकालिक कार्यकर्ता और हम सबके सुपरिचित और हमारी जो आचार्य पूरी विद्यालय परिवार की टोली में की धुरी की भूमिका में इस विद्यालय के व्यवस्थापक श्रीमान विकास पांडे जी, आप भी इस विद्यालय के पूर्व छात्र, नगर के सुप्रसिद्ध व्यवसायी। मैं आग्रह करूंगा यहाँ पर खड़े श्रीमान आलोक शर्मा जी से कि शेष स्वागत की विधि संपन्न करें। हमारे विशिष्ट अतिथि भी उस दीर्घा में हैं। मैं केवल नाम स्मरण करके परिचय को पूर्ण करूंगा। अभी पधारे माननीय डॉक्टर मानिक गुप्ता जी, विद्यालय प्रबंध समिति के उपाध्यक्ष श्रीमती शारदा कौशल जी, विद्यापीठ के अध्यक्ष श्रीमान संपत जी धूप, हमारे प्रबंध समिति के अध्यक्ष के सदस्य
सदस्य तथा पूर्व छात्र शैलेंद्र प्रताप सिंह जी, हमारे पूर्व छात्र तथा अभिभावक श्री सुभाष बनर्जी तथा हमारे विद्यालय के वरिष्ठ आचार्य श्री हिमांशु चतुर्वेदी जी, राकेश तिवारी जी, प्रधानाचार्य गणेश द्विवेदी जी तथा संपूर्ण विद्यालय परिवार, अभी स्वागत के क्रम में जिनका परिचय हुआ मान्यवर प्राचार्य जी, सभी का अभिनंदन। ये अत्यंत वैचारिक कार्यक्रम है। आपको एक विषय वस्तु के साथ मान्यवर मुख्य वक्ता जी के साथ जुड़ना है, इसलिए अब अन्य औपचारिकताएं होकर अमृत वचन तथा व्यक्तिगत गीत के पश्चात माननीय मुख्य वक्ता महोदय का उद्बोधन हमें प्राप्त होगा। भैया समर्थ हाँ यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं गीत प्रस्तुत करने वाली बहन से भी आग्रह करूंगा, अपनी दीदी बहन से सविता मिश्रा से कि आगे स्थान ग्रहण करें। अमृत वचन हेतु भैया कृष्ण। इन्होंने जो है अलग अलग समय में 1876 में अफगानिस्तान को, 1904 में नेपाल को, 1906 में भूटान को, 1914 में तिब्बत को, 1935 में श्रीलंका को, 1937 में म्यांमार को अलग कर दिया। यहाँ तक उन्होंने जो है भारत को अलग किया। तो इसका अगर हम देखते हैं तो हमको अब देखिएगा कि ये जो हमारा दिख रहा है, ये जो अखंड भारत का दृश्य, तो 1876 में क्या हो गया, अब आप देखिएगा, ध्यान से देखिएगा स्क्रीन पे, है ना। अभी आपको जो है ये दिख रहा है, ये ठीक है। अब 1876 में क्या हो गया, वो ये हो गया। अब इसमें क्या गायब हो गया, क्या गायब हो गया, अफगानिस्तान, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से ये ना पाकिस्तान का बाद यहाँ गायब हो गया अफगानिस्तान। पहले अफगानिस्तान था यहाँ, ये अफगानिस्तान दिख रहा है ना। अगले जो है 1876 में ये गायब हो गया। इसको अलग अलग देश कर दिया, उसको अलग, क्योंकि पूरी जगह उनका शासन था, उनकी मर्जी थी कि भैया इसको अलग कर दो, तो इसको अलग कर दिया, भाई यहाँ की शासन व्यवस्था अलग रहेगी, अलग कर दिया। अब क्या हुआ, अब इतना बचा। इसके बाद क्या हुआ कि 1904 में एक देश फिर आया। ध्यान से देखिएगा क्या गायब हो रहा है। 1904 में क्या गायब हुआ, नेपाल गायब हो गया। यानी नेपाल को जो उन्होंने स्वायत्त देश बना के नेपाल को हटा दिया यहाँ से, ठीक है। उसके बाद देखिएगा 1906 में क्या हुआ कि ठीक 2 साल बाद फिर से एक हिस्सा कटा है। वो कौन सा कटा, भूटान कट गया वहां से। यानी 1906 में क्या कट गया, भूटान कट गया। उसके बाद फिर 1914 आया, 1914 फिर एक घटना घटाई उन्होंने, अब ये हो गया। अब क्या कट गया, तिब्बत कट गया, तिब्बत को अलग देश बना दिया। भारत के देखिए आकार कैसा होता जा रहा, जरा देखते रहिएगा, ठीक है ना। ये तिब्बत हो गया। उसके बाद क्या किया उन्होंने, 1935 से फिर एक काम किया उन्होंने। अब क्या हुआ, क्या गया, श्रीलंका गया। देखिए श्रीलंका यहाँ से गायब हो गया, यानी उसको भी स्वायत्त देश बना दिया, यानी भारत के अंग से इसको अलग कर दिया। तो यहाँ तक जो है ये घटना घटी, ठीक है। इसके बाद फिर जो है 2 साल बाद उन्होंने फिर एक काम किया और फिर ये कर दिया उन्होंने। अब क्या हुआ, क्या गया, म्यांमार गया। म्यांमार उस समय ब्रह्म देश कहलाता था, है ना, यहाँ तक चला गया। अब ये जो है 1937 हो चुका है, आज़ादी की लड़ाई चल रही है। और आज़ादी की लड़ाई चलते चलते और जब स्वतंत्रता का समय आता है, और जब हमारा जो आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, तो आज़ादी की लड़ाई चलते समय उसके एक बीच की घटना और बताता हूँ मैं, जो है सन 1904 में एक घटना हुई थी भारत में। और वो क्या थी घटना, वो हुई थी बंगाल का विभाजन। क्या हुआ था, बंगाल का विभाजन। क्योंकि क्या था कि उस समय तक, जिस समय स्वामी विवेकानंद जी और बंगाल में क्या एक बहुत बड़ी क्रांति की ज्वाला उभर रही थी, तो उसके लिए जो था उनको लगा कि भारत को बहुत लंबे समय तक नहीं छोड़ना है, तो इसको क्या करना है, तो इसको खंडित करना है। तो क्या इसके आंदोलन को कमजोर करो, तो क्या करो, तो भले इसके बंगाल को जो है 2 टुकड़े में बांट दो। और उन्होंने जो है लॉर्ड कर्जन करके एक जो है ये जो वहाँ का वो था सेनापति, उसने क्या किया, ये आपको ये नक्शे में जो दिख रहा है, ये पूरा उस समय का अखंड बंगाल था। यानी भारत के अंदर बंगाल का इतना बड़ा राज्य था। उस बंगाल को उन्होंने 2 हिस्से कर दिए। एक जो है, एक तरफ जो है ईस्टर्न बंगाल कर दिया, जिसमें अभी पूर्वी बंगाल जो बांग्लादेश और असम कहलाता है, तो उसको एक अलग राज्य बना दिया। और शेष जो है बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, इस समय जो हमारे जो राज्य हैं, ये आप देखेंगे छोटा नागपुर छत्तीसगढ़ के पास का हिस्सा, बिहार, ये बंगाल और उड़ीसा, ये ऐसे 2 राज्य अलग अलग कर दिए। केवल राज्य बदले, उन्होंने कोई अलग देश से नहीं किया था, राज्य अलग किया। लेकिन उस समय का जो भारत का जो जनमानस था और उस समय के जो नेता
विभाजन को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा अरे ये क्या कर रहे हो, बंगाल हमारी शक्ति है, बंगाल का विभाजन हम नहीं देख सकते हैं। और बहुत बड़ा आंदोलन देश में शुरू हुआ, बहुत बड़ा। और उसमें जो एक नारा उस समय चला पूरे देश में, वो नारा आज भी चलता है। वो कौन सा नारा है पता है आपको? बंगाल विभाजन को रोकने के लिए कौन सा नारा था? कवि गुरु रविन्द्रनाथ जी ने उस नारे को लहराया था। हालांकि नारा वो बना पहले, वो शब्द पहले बना था। वो गीत भी गाते हैं हम। कौन सा गीत गाते हैं? राष्ट्रगीत गाते हैं। थोड़ा जोर से बोलिए, वंदे वंदे। ये वंदे मातरम का जो नारा चला, यह नारा जो है, इस नारे ने मतलब करीब 7 वर्ष तक भारत ने संघर्ष किया, स्वीकार नहीं किया बंगाल का विभाजन। पूरे देश में तीनों कोनों से 3 नेता ऊपर के खड़े हो गए, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय जो पंजाब के थे, बाल गंगाधर तिलक जो महाराष्ट्र के थे, विपिन चंद्र पाल जो बंगाल के थे। ये तीनों जगह से जो है नेता जब खड़े हुए, पूरा भारत एक हो गया। विभाजन बंगाल का हो रहा था, लड़ाई पंजाब में हो रही थी। विभाजन बंगाल का हो रहा था, लड़ाई महाराष्ट्र में हो रही थी। विभाजन बंगाल का हो रहा था, लड़ाई पेशावर में हो रही थी। यानी पूरा भारत जो है खड़ा हो गया था उस बंगाल विभाजन के खिलाफ। और आखिरी में जो है 1911 में इस बंगाल का विभाजन इनको वापस लेना पड़ा था। भारत ने स्वीकार नहीं किया था उस बंगाल का विभाजन। तो ये जो बंगाल का जो एक घटनाक्रम है, ये भारत के इतिहास में बहुत मजबूत बनना है कि आखिर बंगाल का विभाजन क्यों नहीं स्वीकार कर, क्यों अंग्रेज जिनका की पूरे धरती में राज्य होता था, उनके राज्य में सूरज कभी डूबता नहीं था, इतने बड़े भूभाग उनका राज्य था, उसके बाद भी बंगाल के विभाजन जिनका जो है वह संभाल नहीं पाए और अंत में बंगाल का विभाजन हुआ। तो इसके बाद जब ये बंगाल का विभाजन हुआ और हमारा देश जब स्वतंत्र होने को समाया 15 अगस्त 1947, उस दिन भारत का नक्शा क्या बन गया? 1937 का याद है ना आपको? ये नक्शा था 1937 में। अब 1947 जब आया तो क्या हो गया? क्या हो गया? ये पाकिस्तान और बांग्लादेश अलग हो गया। ये जो घटना थी, ये घटना स्वीकार नहीं थी, नॉन एक्सेप्टेबल थी। क्यों नॉन एक्सेप्टेबल थी ये समझिएगा। ये घटना पाकिस्तान और बांग्लादेश को अलग होने की, ये घटना नॉन एक्सेप्टेबल थी, स्वीकार योग्य नहीं थी। क्यों नहीं थी ये समझने की बात है। क्योंकि 1937 तक जो था, अंग्रेजों ने जिन देशों को अलग किया वो अपने राजनीतिक ताकत के कारण अलग किया। राजनीतिक ताकत का मतलब क्या होता है कि उनके पास जो है राजनीतिक ताकत थी। भारत उस समय संघर्ष कर रहा था, मालिक वो बने बैठे थे। उन्होंने कहा कि हम म्यांमार को अलग करते हैं, हम श्रीलंका को अलग करते हैं, इनकी शासन व्यवस्था अलग करते हैं इसकी। लेकिन वो प्रयास उन्होंने उस समय बंगाल को करने का किया था, वो भी उसी के अंतर्गत था कि पहले अलग राज्य बना दो, उसके बाद उसको स्वतंत्र देश बना देंगे, लेकिन नहीं कर पाए। लेकिन 1947 में 15 अगस्त के दिन उन्होंने जो है, एक तो वो बंगाल का हिस्सा नियमित है, उसमें असम को नहीं अलग कर पाए वो, लेकिन बांग्लादेश जो है पूर्वी बंगाल, उसको अलग कर दिया और इधर पाकिस्तान को अलग कर दिया। अलग नहीं कर दिया, हमने जो है साइंटिफिकली और अपने दस्तावेज के रूप में हमने उसको स्वीकार किया कि हम इस विभाजन को स्वीकार करते, क्योंकि हमने डॉक्यूमेंट में साइन किए हैं कि ये जो कटा फटा हिस्सा जो बचा हुआ है ये हमारा भारत है, वी आर एक्सेप्टिंग दिस, और हम इसको ले रहे हैं। और उसके लिए उन्होंने कहा, तब भी कहा था कि ये तुमको ऐसे नहीं मिलेगा, इसमें जिनके अभी शासन चल रहे हैं तो उनसे आपको जो वहाँ के जो राजा थे उनसे जो है राजाओं से तुमको लिखवाना पड़ेगा कि जो है हम भारत में सम्मिलित हो रहे हैं, हम पाकिस्तान में, उनको भी स्वतंत्रता दे दी थी। तो हैदराबाद जो कि बिल्कुल दक्षिण में है, वो बड़े मुश्किल मान नहीं रहा था, बोले हम तो पाकिस्तान के साथ जाएंगे या हम स्वतंत्र रहेंगे। कश्मीर जो है वहाँ के जो राजा थे, हालांकि वो हिंदू राजा थे, लेकिन उनको ये समझा दिया गया कि जो है आप जो है स्वतंत्र रहिए, भारत आपको खा जाएगा। वो ऐसे करके देश भर में बहुत सारे झगड़े फंसे। लेकिन उसके बाद भी उस समय हम तत्कालीन हमारे गृह मंत्री माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, उन्होंने सारे राज्यों से बात कर करके इनको समझा के, किसी को बुझा के, किसी को धमका के, किसी पे आक्रमण करके और सबको बना के तब जाके ये कटा फटा भारत हुआ जो हमने स्वीकार किया डॉक्यूमेंटली, यानी हमने कागजों में स्वीकार किया। इसके पहले जो विभाजन थे वो हमने स्वीकार नहीं किया कि वो उन्हें अपने ताकत के कारण अलग कर दिया था। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट आता है ना, ये पॉइंट जो है ये दुख देने वाला होता है। क्यों? क्योंकि हमारे नेताओं ने जो है इस विषय को स्वीकार कर लिया था, उसके बावजूद कि तब से लेकर और लगभग 40 साल पहले जब बंगाल का विभाजन हुआ था तब हमने नहीं स्वीकार किया था, पूरा देश खड़ा हो गया था। इस समय तो शक्ति आजादी की लड़ाई की बढ़ चुकी थी, फिर क्यों नहीं किया? ये एक सोचने का विषय है कि ये जो है 20-30 साल में ऐसा क्या हो गया कि जो भारतवर्ष जो है और इसको जो जिसने बंगाल का विभाजन स्वीकार नहीं किया तो उसने इस प्रकार से देश का विभाजन कैसे स्वीकार कर लिया। तो
उस विषय को थोड़ा समझने की हमको आवश्यकता है कि देश का विभाजन कैसे स्वीकार करें। तो उसके लिए जो अगर हम समझते थोड़ा जरूरी है, तो अगर भारत के विभाजन की बात करें तो हम देखते हैं, अगर हम सोचते हैं कि भारत का विभाजन क्यों हुआ, तो अब हम देखते हैं जैसे हमारे समर्थ भैया ने बोला कि ताऊ जी ये विभाजन तो अब हो चुका है, ये हम कैसे हम इसको जो है और हम कैसे मान लें, ये तो ये हो ही नहीं सकता है। तो ये वास्तव में हमको जो है ये बताएगा कि भारत का विभाजन नाउ दिस पार्टीशन इज ए सेटल्ड फैक्ट। सेटल्ड फैक्ट यानी ये सत्य है जो स्थापित हो चुका है, ये बदल नहीं सकता। लेकिन जो है अभी जो है ये सेटल्ड फैक्ट नहीं है, क्योंकि हमारा सेटल्ड फैक्ट क्या है, हमारा सेटल्ड फैक्ट है जम्मू द्वीप है हमारा सेटल्ड फैक्ट। वहाँ हमारी संस्कृति थी और आज भी वहाँ मौजूद है। तो अगर जो है हम अगर देखें आगे चल के कि अगर क्या क्या घटना होती है, तो ऐसे दुनिया में बहुत सी घटनाएं हुई हैं कि जहाँ पर धरती से जो है उस देश के लोगों को हटा दिया गया था, भगा दिया गया था, लेकिन बाद में उनके जो दृढ़ इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति से उन्होंने जब वापस अपने हक को प्राप्त करने की कोशिश की, तो इसमें जो है यहूदियों ने जो है, यहूदी आपको पता है कि इजराइल जो है बड़ी छोटा सा देश है, 800 साल तक उनको उसने धरती से बेदखल कर दिया था, लेकिन उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति थी। कोई भी यहूदी अपने दूसरे यहूदी से मिलता था तो उनका जो अभिवादन, जैसे हम लोग नमस्कार, वंदे मातरम, जय श्री राम बोलते हैं, ऐसे वो बोलते थे कि अगले साल अगले वर्ष इजराइल में मिलेंगे, यानी अगले वर्ष यरूशलेम में मिलेंगे, ये उनका कहना होता था। और इसलिए जो है उनके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति बनी रही और इसमें जो है इसलिए इजराइल एक हुआ। 1857 में भारत का लगता भारत स्वतंत्र करा पाएंगे असंभव लगता था। उस समय स्वतंत्रता संग्राम लड़ा था लोगों ने, तो वो लड़ा जरूर था लेकिन उनको लगता था। उसके बाद तो बिल्कुल असंभव हो गया था जब वो फेल हो गया। लेकिन इसके बाद भी जो है 1947 में भारत आजाद हुआ। जब भारत और पाकिस्तान और पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान दो बन गए थे, तब किसी को नहीं लगता था कि दोनों अलग हो सकते हैं। लेकिन जो है एक 1970 में घटनाक्रम हुआ और जो पूर्वी पाकिस्तान था वो बांग्लादेश बन गया और पश्चिमी पाकिस्तान अलग हो गया। ऐसे ही आप लोग जब जानेंगे पढ़ेंगे यूएसएसआर जो है रसिया के साथ जो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रिपब्लिक, तो वहाँ जो 22 देशों का एक, जो मैं शुरू में बताया था ना कि तुर्कमेनिस्तान और इस प्रकार से जो 20-21 देश थे छोटे छोटे, उन सारे देशों को मिलाकर ये यूएसएसआर हुआ करता था। लेकिन एक घटनाक्रम हुआ तो वो सारा टूट के अलग हो गया, वो टूटा हुआ यूएसएसआर। आज देखिए रसिया का यूक्रेन से जो युद्ध हो रहा है, तो उन्होंने माना नहीं है कि हमारा टूट गया है यूएसएसआर। वो फिर से उसको एक करने के लिए उसमें बेलारूस और अनेक ऐसे छोटे छोटे देश हैं, वो फिर से रूस के साथ जुड़ते जा रहे हैं। यूक्रेन की लड़ाई भी वही है कि अमेरिका नहीं चाहता है कि जो है रसिया के साथ मिल जाए, रसिया फिर से वैसे ताकतवर हो जाएगा। यानी एक समय जब था जब ये इतने सारे देश एक बन के जो रसिया बना था, जहाँ पर की तमाम भौतिक संपदाएं, संसाधन, गैस, नेचुरल, ये सब चीजें वहाँ पर उपस्थित थी। वैज्ञानिकों का इतना बड़ा भंडार था वहाँ पर जब यूएसएसआर एक था। लेकिन जब 1990 में टूट गया तो वहाँ की शक्ति कम हो गई। उतने के बाद भी आज देखिए कितने 1.5 साल से यूएसएसआर जो है रसिया जो है वो यूक्रेन की लड़ाई लड़ रहा है पूरे दुनिया के खिलाफ। इसकी लड़ाई यूक्रेन से नहीं है, उसकी लड़ाई पूरे पश्चिमी देशों से है, अमेरिका से है, ग्रेट ब्रिटेन से है और सारे देशों से लड़ रहा है। लेकिन वो लड़ रहा है क्योंकि उसके पास शक्ति है। तो ऐसे ही जो है जर्मनी का विभाजन हो गया था, पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी, उसमें बीच में बर्लिन की दीवार आ गई, उनके बीच में काफी झगड़े चलते थे। लेकिन वो एक समय ऐसा आया कि उनका विभाजन खत्म हुआ, जब उनको लगा कि दोनों मिलकर ताकत बन सकते हैं, तो उनका हो गया। वियतनाम में एक हो गया। ऐसे इतिहास में बहुत सी बातें हैं कि जो हम सेटल्ड फैक्ट मानते हैं, लेकिन वो सेटल्ड फैक्ट नहीं है, क्योंकि वो कोई भी चीज जो परिवर्तन हो सकती है। तो इसीलिए जब अखंड भारत का हम चिंतन करते हैं तो हम पहले तो ये मत माने कि असंभव है। ये संभव है, लेकिन कब संभव होगा? जब हमारे अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति होगी और जब हम उस विषय को समझेंगे कि भारत जो है खंडित क्यों हुआ, भारत खंडित क्यों हुआ, इस विषय को समझेंगे और उस विषय का समाधान करेंगे, उस विषय को हम मॉडिफाई करेंगे, तो तब जाके जो है हमको ये समझ में आएगा कि भारत फिर से अखंड कैसे हो सकता है। कुछ बातें थी जिसके कारण जो विभाजन हुआ उसको अध्ययन करने की बात है कि हमारे जो है नेतृत्व के मन में एक भ्रम था। भ्रम क्या था? कि भारत कभी एक राष्ट्र नहीं था।
यानी जो है भारत जो है, और हमारे नेता कहते थे कि काफिले बढ़ते गए गारवा बसता गया। हमारे नेता जो प्रधानमंत्री बने थे, उनका नाम नहीं लेना चाहिए मन से बार बार, लेकिन उन्होंने कहा था कि काफिले बढ़ते गए गारवा बसता गया। यानी ये भारत कभी एक देश नहीं था, लेकिन धीरे धीरे हम होते गए और हमारे देश के साथ बहुत से लोग जुड़ते चले गए। और उसमें फिर एक ने भ्रम दिया कि जो है भारत में मिली जुली संस्कृति है, गंगा जमुनी संस्कृति। गंगा जमुना होता है ना, दो नदियों का संगम होता है, तो उसको बोलते गंगा जमुनी। कैसे बोले कि यहाँ पर जो अलग अलग संस्कृति के लोग रहते थे और उनको मिला के भारत एक हुआ है। हमने यहाँ पर कोई सी एक संस्कृति का वास नहीं था। लेकिन हम लोग जो है गीत गाते हैं, कौन सा गीत गाते हैं? संस्कृति सबकी एक निरंतर, हाँ बोलो बच्चों, उन रगों में हिंदू है, विराट सागर समाज अपना, हम सब इसके बिंदु। हमारी संस्कृति चिरंतन है, चिरंतन है क्या, अनादिकाल से चली आ रही है वो संस्कृति के हम सब वाहक हैं। लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया कि इस देश में अलग अलग संस्कृति रहती है, इसलिए जो है यानी अलग अलग गंगा यमुनी, यानी गंगा भी है यमुना भी है, जब दोनों मिल जाते हैं तो फिर गंगा जैसे दिखने लगता है, लेकिन यहाँ पर संस्कृति अलग अलग है। सुनियोजित भ्रम फैलाया गया, इतिहास क्योंकि अंग्रेजों का शासन था, तो उन्होंने जो भ्रम फैलाया क्या कि आर्य, ये जो है यहाँ पर जो हम लोग जो कहते हैं कि आर्य जो है, हम लोग सब कौन है? आर्य हैं। तो बोले आर्य बाहर से आए हैं, ये लोग जो शहर में रहते हैं, गोरे लोग हैं, सांवले लोग हैं, और इन्होंने जो है उत्तर भारत से और ईरान की तरफ से आए थे, और यहाँ पर जो आक्रमण करते करते यहाँ के मूल निवासी जो है उनको दक्षिण भारत में कर दिया। जहाँ के मूल निवासी काले होते थे तो उनको दक्षिण में, यानी कौन से जो दक्षिण साउथ इंडिया में देखा होगा कि उनका रंग सांवले से भी ज्यादा काला होता है। क्यों होता है? वहाँ भूगोल के कारण होता है कि वहाँ पर जो समुद्री नम पानी होता है, नमकीन पानी होता है, इसके कारण जो है बाई डिफॉल्ट उनके जो स्किन का कलर काला हो जाता है। तो ऐसे समय में उन्होंने क्या इसका थ्योरी दी कि इतिहास उन्होंने अपने लोगों से लगाया, क्योंकि क्या था कि 400-500 साल तक मुगलों से हम लड़ रहे थे, इसलिए हमारा जो सारा ध्यान था, हमारे वैज्ञानिकों का ध्यान, हमारे योद्धाओं, सबका ध्यान जो है संघर्ष करने में था। इसलिए क्या हो रहा था कि अंग्रेजों ने अपने इतिहासकार मैक्स मुलर जैसे इतिहासकारों को बुलाया ही नहीं, उनको बोला कि तुम भारत का इतिहास लिखो। उन्होंने भारत देखा ही नहीं, ये तो मैकाले ने घूमा और उसने जो लिख दी चिट्ठी, इसलिए आज हमको पता चला कि भारत की स्थिति अंग्रेजों के लोग भी जानते थे, लेकिन बाकी इतिहासकार भारत में आए नहीं, वहीं बैठे बैठे लिख दिया। क्यों? क्योंकि उनको वो चीज लिखनी थी जिसके कारण देश कंफ्यूज हो जाए। इसके लिए उन्होंने जो है आर्यन थ्योरी गढ़ी कि आर्य बाहर से आए थे, और जो है इसमें जो है इसीलिए हमारे जो नेतृत्व थे उनको लगा कि हम एक नहीं है। फिर जो हमारा कंफ्यूजन था नेतृत्व का कि हिंदू मुसलमान, बोले हिंदू मुसलमान तुम दोनों एक हो गए तभी देश चल सकेगा। अंग्रेजों ने समझाने का बड़ा सफल प्रयास किया, और उस सफल प्रयास के कारण क्या हो गया कि हमारे देश का नेतृत्व जो है मुसलमानों के तुष्टीकरण में लग गया, उनको अपीजमेंट करने लगे, खुश करने लगे। जब हम भारत के स्वतंत्रता का इतिहास हम सुनेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको बहुत सारी चीज ऐसे दिखाई देंगे। ये बड़ा लंबा विषय है, इसको मैं सिर्फ संक्षेप में दे रहा हूँ, क्योंकि आप लोग भैया बहनों, आप लोग किशोर हो, तरुण हो, आपके मन में इस जिज्ञासा के दीप जगाने आया हूँ। मैं इसका समाधान करने नहीं आया हूँ, मैं जिज्ञासा का एक बातें अगर आपके मन में जग गई कि फिर बात क्या थी, तुष्टीकरण क्या होता है, अपीजमेंट हमने कैसे कैसे किया, कब कब किया। जब आप इतिहास के पन्ने खंगालोगे, इसके सब व्यवस्थित पुस्तकें उपलब्ध हैं। जब आप अपने आचार्य जी लोगों से मांगोगे, आचार्य हमको दीजिए, साहित्य दीजिए, हम जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं कि आगे 30 सालों में क्या होगा। जिसने बंगाल का विभाजन स्वीकार नहीं किया, लेकिन 1947 में देश का विभाजन स्वीकार किया, क्या हुआ? जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये बहुत तरह के तुष्टीकरण के होंगे। तो जैसे बताया मैंने कि 1905 में देश के विभाजन का प्रयास हुआ, तो वो विभाजन जो है स्वीकार नहीं हुआ। ऐसे ही जो है 1940 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, और उन्होंने जो है 3 जून 1947 को एक विभाजन की प्रस्ताव रखा, जिसमें कि जब वो प्रस्ताव रखा था तो हमारे श्रद्धेय महात्मा गांधी जी ने कहा था कि यह जो है बहुत पागलपन का प्रस्ताव है, भारत का विभाजन मेरे शरीर के टुकड़ों से होगा। लेकिन दुर्भाग्य से महात्मा गांधी जी के शरीर को सशरीर रहते हुए भारत का विभाजन 15 अगस्त 1947 को हुआ था। उसी से पीड़ित होकर शायद किसी एक ने कहा था कि आपने जो कहा था वो आप मैं कर देता हूँ, आपने नहीं किया, तो उसने अपना काम करते जब समय आया। तो यानी कि हमको भारत के लोग जो है भ्रमित रह गए, उन्हें भरोसा था कि गांधी जी अपने जीते जी, क्योंकि गांधी जी क्या करते थे, जब उनकी बात नहीं मानी जाती थी तो आमरण अनशन करते थे। अनेक दिन तक उनके आमरण अनशन के बड़े बड़े किस्से हैं, बहुत दिनों तक कर लेते थे। दुनिया झुकती नहीं, जब उनको मानते थे लोग। लेकिन इस मुद्दे पर उन्होंने आमरण अनशन नहीं किया। उन्होंने तो वादा किया था कि मेरे शरीर के टुकड़े से भारत का विभाजन होगा, फिर क्यों नहीं किया? बोलते हम लोग थक गए थे, मैं बूढ़ा हो गया था, उनको डाउट था कि देश मेरी बात अब मानेगा कि नहीं मानेगा, और विभाजन की विभीषिका हो गई। और इसमें जो है ऐसे जब विभाजन हो गया तो बस यही प्रश्न जो मैं कह चुका था
कि अब क्या हुआ कि क्या उस समय अंग्रेज कमजोर थे 1904 में, 1947 में मजबूत हो गए थे? नहीं, इसका उल्टा था। अंग्रेज कमजोर हो चुके थे, दूसरा विश्व युद्ध हो चुका था, संसाधन समाप्त हो गए थे, अंग्रेजों तो अब मन बना रहे थे वापस जाना है, संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका आ चुकी थी, उनका कहना था कि देशों से अलग होना है। इतना ही नहीं, तो उधर से सुभाष चंद्र बोस जी अपनी आजाद हिंद सेना लेकर बढ़ रहे थे, वो यहाँ पर म्यांमार तो वहां तक पहुंच चुके थे उनकी सेना, और उन्होंने जो है 1934 में स्वतंत्र भारत की घोषणा भी कर दी थी। एक उन्होंने भारत देश का छोटा सा हिस्सा बना दिया था, वहां पर अपना मंत्रिमंडल बना दिया था। यदि थोड़े दिन रुक जाते तो विभाजन होता ही नहीं, क्योंकि जो 15 अगस्त 1947 में जो हमारा देश आजाद हुआ, ये देश जो है जून 1948 की डेट तय हुई थी, हम जून 1948 में देश आजाद कर लेंगे। ऐसी बात क्या आ गई कि 8 महीने पहले हमने जो है देश को आजाद कर दिया? क्या बात आ गई? यही बात आ गई कि यदि हम रुक गए तो भारत विभाजन की बातें बड़ी मुखर होकर आने, भारत विभाजन को रोकने की बातें मुखर होकर आने लगेंगी। सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद सेना जो है वो भारत की सीमा में प्रवेश कर जाएगी, वहां पर सेना में जो है नौसेना में बगावत हो चुकी थी, थल सेना में बगावत हो चुकी थी, यही जबलपुर में। वहां का इतिहास पढ़ेंगे आप जबलपुर की सेना का तो आपको पता चलेगा 1947 में जो है वहां पर बगावत सेना ने कर दिया था कि जब भारत विभाजन स्वीकार नहीं करेंगे, अंग्रेजों को भारत छोड़ो, जैसा भारत है वैसा छोड़ो, बाकी हम संभाल लेंगे देश को। उन्होंने कहा तुम संभाल नहीं पाओगे, इतने हिंदू मुस्लिम है। फिर क्या हुआ, हिंदू मुस्लिम जब हुए तो ठीक है भाई, मुस्लिम सारे चले जाओ पाकिस्तान में, भारत में आ जाए, हिंदू रहे। नहीं, बोले हम जो है पुरोधा है, शांति के पुरोधा है, हम मुस्लिम आप जो छोड़ देंगे हम उनको संभाल लेंगे। और उनने भी बोल दिया हम हिंदू संभाल लेंगे। हुआ क्या, जब विभाजन हो गया तो उसकी विभीषिका सुनेंगे, देखेंगे, पिक्चर उसकी तस्वीरें देखेंगे तो जो है हम अब वो समझ में आएगा कि किस किस प्रकार से हमारे गाड़ियों के रैकों में जो है हिंदुओं के सब भर भर के पूरे जैसे ट्रकों में भरते हैं वैसे भर भर के वहां से ट्रेनों से सवार है। ये विभीषिका आप बच्चों को अभी हम बताएंगे नहीं, आप इसको कभी ना कभी पढ़िएगा। बहुत ही निभत्स मतलब वर्णन है उसका कि मतलब कह नहीं सकते किस प्रकार से माताओं बहनों की इज्जत लूटी गई, ये हुआ। उसका तो छोटा सा दृश्य स्वतंत्र भारत में 1990 में जब कश्मीर का विभाजन हुआ, आप में से कुछ भैया बहनों ने कश्मीर फाइल देखी होगी, अभी छोटी उम्र शायद नहीं देखी होगी, जिनने देखी है उनको पता है कि किस प्रकार से हिंदू बहन को आरी से लेकर काट दिया गया, नग्न करके, उसके बलात्कार करके। ऐसे ये तो स्वतंत्र भारत में हुआ, तो आप समझिए विभाजन के समय पाकिस्तान में क्या हुआ होगा, क्या नहीं हुआ होगा। यानी वो विभाजन उस समय कह रहे थे कि अगर हमने जो है विभाजन नहीं किया तो खून खराबा हो जाएगा। अरे विभाजन करके कौन सा खून खराबा बचा लिए भाई, और उसके बाद इतने लोगों को भारत में रख लिए। तो ये हमारे बेचारे समर्थ बेटे का यही प्रश्न तो है कि जब उतने मुसलमान वहाँ पाकिस्तान में रह के परेशान कर रहे तो ये कैसे करेंगे। तो ये एक सोचने का विषय होता है। लेकिन अब इस विषय पे मैं जो पाकिस्तान के न्यू और इस सब विषय को मैं अभी थोड़ा स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें जो है समय भी नहीं है। लेकिन अभी हम जो है ये बात करेंगे कि जो क्या विभाजन टल सकता था। मैंने कहा हाँ टल सकता था, यदि हम जो 6 महीने रुक जाते, जो डेट हमने तय की थी, यदि हम उसी डेट में अगर हम करते तो हम शायद विभाजन टाल सकते थे। तो फिर ये रुका क्यों नहीं? तो अब इसको ये देखना है कि हम इसमें जो है विभाजन कैसे, अब अखंड भारत कैसे बन सकता फिर से, जो हमारे माननीय भागवत जी ने कहा था अखंड भारत फिर से कैसे बन सकता है। तो ये है कि अखंड भारत कब बन सकता है। अब आप देखिए भारत की स्थिति, अभी कुछ दिन पहले एक घटना घटी थी कि न्यू पापा गुएना में हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र जी मोदी गए थे। आप लोग शायद बच्चे हो, आप लोग न्यूज़ देखी हो नहीं देखी हो, लेकिन जब प्रधानमंत्री जी वहां जाते हैं तो उस देश के राष्ट्रपति, जैसे हम अपने आचार्यों को और माता पिता के चरण स्पर्श करते हैं झुक के, वैसे उस देश के राष्ट्रपति ने माननीय नरेंद्र मोदी जी का चरण स्पर्श किया। क्यों किया था? वहां तो चरण स्पर्श नहीं होता, वहां सम्मान देने की अलग अलग पद्धति, कोई ऐसे करके करता है, कोई ऐसे करके करता है, कोई हाथ मिला के करता सम्मान है। लेकिन वो चरण भारतीय पद्धति क्यों किया? क्योंकि भारत जो है ना उससे डरता है। क्या भारत से वो डरता है इसलिए क्या कहा? नहीं, इसलिए नहीं किया। भारत का वो श्रद्धा करता है, सम्मान करता है। क्यों करता है? क्योंकि जब वो लोग कष्ट में थे, वो देश, वो छोटे छोटे 15-16 द्वीप हैं अलग अलग देश, वो कष्ट में थे, कोविड हो गया था, वहाँ की जो है जो अर्थव्यवस्था केवल टूरिज्म से चलती है। आप देखते हैं जैसे जो आइलैंड्स होते हैं, द्वीप होते हैं, वहाँ पे लोग खूब घूमने जाते हैं, भारत से भी जाते हैं, सब जगह से, तो वहाँ की अर्थव्यवस्था उससे चलती है। कोविड के समय सब जगह परिवहन बंद हो गया था, हवाई जहाज बंद हो गए थे, उन देशों की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई थी। यहाँ वैक्सीन देने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। उस समय जो है भारत जो है शक्ति बनकर खड़ा हुआ था, उसने ऐसे तमाम गरीब देशों को, आज भी ऐसे गरीब देशों को अनाज भेज रहा है, क्योंकि भारत के अंदर अनाज बहुत पैदा होता है, वो अनाज भेज रहा है। इतना ही नहीं तो
उसमें वैक्सीन की बोतलें भरी थी और उसमें क्या लिखा हुआ था? उसमें लिखा हुआ था सर्वे संतु निरामया, जो हम लोग कहते हैं कल्याण मंत्र, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। किसके लिए कहते हैं? हम क्या अपने लिए कहते हैं? हिंदुओं के लिए कहते हैं हिंदू भवन्तु सुखिनः, हिंदू सन्तु निरामया? नहीं, हम कहते हैं सर्वे सन्तु निरामया। हम कहते नहीं है, करके दिखाते हैं। ये हमारे यहाँ की संस्कृति है और ये हम कर रहे हैं, करना शुरू कर दिया है हमने। यह जो भारतीय संस्कृति का जब संचार दुनिया में इस प्रकार से होगा, फिर से होगा, पहले ऐसा होता था, पहले ऐसा होता था। ये जो थाईलैंड है, जो श्याम देश कहलाता था, एक छोटी सी बात बताता हूँ। तो यहाँ से जो है हमारे यहाँ के एक राजा वहाँ व्यापार करने के लिए गए। पहले राजा जब जाते थे तो साथ में शस्त्र वगैरह भी ले जाते थे। जब वहाँ गए तो वहाँ का जो है वहाँ की जनता जो सामने आ गई, तो वहाँ पर जो था नारी प्रधान वहाँ का शासन था। तो वहाँ पर नारी का जो महिलाओं की जो फौज आ गई, लेकिन वो पूरी महिलाओं की जो फौज थी वो निर्वस्त्र थी, कपड़े नहीं पहनती थी। क्यों? वहाँ कपड़े पहनने का ट्रेंड उनको पता ही नहीं था कपड़े पहनते हैं। अरे ये राजा का विचित्र हो गया, हम लोग क्या तो नारियों का सम्मान करते हैं, हम देवी और माँ के रूप में मानते हैं। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने इशारा किया तो लोगों को समझ में नहीं आया। तो इन्होंने जो अपने तीरों में जो सेना जो करती है ना, ऊपर से अपन अंग वस्त्र लगाते हैं, आपने देखा होगा, तो उन्होंने सबने अपने अपने अंग वस्त्र खोले, ऊपर का जो चुन्नी जैसा होता है उसको तीर के सामने लगाया और उन्होंने ऐसे ऊपर से चलाया ताकि उनके ऊपर न गिर के उनके सामने वो गिरे। तो उनको आश्चर्य हुआ कि इन्होंने तीर हमारे को तो नहीं चलाया, देखा कपड़े हैं। तो कपड़ा जब देखा तो तब उन्होंने जो लोगों ने इशारा कर करके उसके लपेट के दिखा के आप लोग पहन लो, ऐसे पहन लो। तो उन्होंने देखा कि ये लोग भी पहने, तब उन्होंने स्त्रियों ने अपने शरीर ढके। जब शरीर ढके तब उन्होंने अपने शस्त्र रखे, बिना शस्त्र के उनकी तरफ, उन्होंने समझ गए कि वो हमसे लड़ने नहीं आए हैं। जब हुआ तो वहाँ की जो रानी थी राजकुमारी और श्याम देश के राजा थे, इन दोनों का जो भारत के जो राजा थे, तो वो वहाँ पर गए, उन्होंने विवाह किया, उनको सभ्य बनाया और तब जाके वहाँ पर जो है आज वो थाईलैंड श्याम देश, उसका नाम श्याम देश था। उसमें श्याम यानी कौन? कृष्ण भगवान के नाम से श्याम देश था, आज थाईलैंड है। हमने क्या कहा? हमने कहा कर्णवंतो विश्व आर्यम, यानी दुनिया को हम आर्य बनाएंगे, सभ्य बनाएंगे, सुशिक्षित बनाएंगे। हमने कहा ही नहीं था, करके हमने तब किया था, उस समय हमारा जम्मू द्वीप कहलाता था। हम अब करना फिर से शुरू किए हैं, क्योंकि ऐसा हम क्यों संभव किए हैं? क्योंकि आज भारत शक्तिशाली है, हर क्षेत्र में शक्तिशाली है, सामरिक दृष्टि से शक्तिशाली है। हमारे यहाँ दुनिया का ऐसा कोई शस्त्र नहीं हमारे यहाँ नहीं है। आज दुनिया के लोग हमारे देश का ब्रह्मोस खरीदने के लिए तैयार खड़े हुए हैं। टेक्नोलॉजी में हम दुनिया की तीसरी टेक्नोलॉजी है। आज हमारा चंद्रयान अभी बहुत तेजी से जो चंद्रमा की तरफ बढ़ता चला जा रहा है, कुछ दिनों में वहां लैंड करेगा। हमारे पूरे दुनिया में जैसे जीपीएस सिस्टम जो है, जो अमेरिका का जीपीएस सिस्टम चलता है, उससे भी एडवांस जीपीएस सिस्टम भारत का जो है बहुत वर्षों से काम कर रहा है। लेकिन क्योंकि पश्चिम की दबदबा है, इसलिए जो है हमारा सिस्टम जो सरकारी तंत्र में धीरे धीरे हमारे जो मोबाइलों में अभी जब हम गूगल से जुड़ते हैं तब वो नाविक करके ऐप आ जाएगा। नाविक ऐप है हमारे देश में, लेकिन अभी वो पब्लिक के बीच में नहीं आया है। यानी सबसे समृद्ध जीपीएस यदि कोई है तो नाविक ऐप है, ना कि गूगल। वो हमारे पास है। हम दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था हैं। हम दुनिया के सबसे बड़े बायर कैपेसिटी के क्षमता रखने वाले हैं। हम दुनिया में सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग करने की व्यवस्था देने वाला देश हमारा है। देश को जानने लगा है। और जब इस प्रकार का जब शक्तिशाली देश होता है, आप सबको पता है कि शक्ति को सब सलाम करते हैं, शक्ति को सब प्रणाम करते हैं। तो यानी इसलिए उन्होंने जो प्रणाम किया है, आज जब अमेरिका जाते हैं तो अमेरिका का राष्ट्रपति जो दुनिया में अपने आप को सबसे शक्तिशाली राष्ट्रपति समझता है, वो कहता है हेलो मोदी, यू आर वेरी पॉपुलर, प्लीज शेक हैंड विथ मी। बोलता है, बोले अच्छा आई एम पॉपुलर। बोले यस यू डोंट नो। बोले हमारे आगे जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, अभी जब मोदी जी कहते हैं ना अमेरिका, बोले बड़े बड़े व्यापारी हैं, उनकी सिफारिश आ रही है कि मेरी मोदी के साथ मीटिंग सेट कर दो। बोले मेरे से ज्यादा तुमसे मिलना चाहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री सैल्यूट मारते हैं, सैल्यूट मोदी जी। ये हो क्या रहा है भाई? ये मोदी जी की शक्ति नहीं है, ये शक्ति है ये जो हम लोग बैठे हुए देश की जनता, ये जाग चुकी है। दुनिया का ऐसा कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं है, ऐसी कोई भी टेक्निक नहीं है जिसको बनाने में किसी न किसी भारतीय वैज्ञानिक इंजीनियर का दिमाग न लगा हो, वहां पर वो काम न कर रहा हो। चाहे दुनिया के सिलिकॉन वैली और बिल गेट्स और फलाने ठिकाने जिनको कर लें, आज तो उन संस्थाओं के प्रमुख भी भारतीय बन गए। इतना ही नहीं, तो जो जिसने ब्रिटेन में जो हमारे देश में इतने साल शासन किया, उसका राजा कहाँ का है? मूल का भारतीय मूल का है। हमारी एक हमारे बड़े उद्योगपति हैं, उनका बेटा है, वो भारतीय मूल का है। अमेरिका में भी राष्ट्रपति का चुनाव चल होने वाला है। राष्ट्रपति चुनाव के पहले वहाँ के वो कैंडिडेट के लिए जो है वहाँ का जन्म संग्रह होता है। उसमें भी सबसे आगे उस जन्म संग्रह में जो है दक्षिण भारतीय सरनेम उनका एग्जैक्ट मैं नहीं बता पा रहा हूँ, वो अभी सबसे आगे सर्वे में चल रहे हैं। यानी अगर मान लीजिए कि वो राष्ट्रपति कैंडिडेट बन गए और वो राष्ट्रपति बन गए तो क्या होगा?
मतलब ब्रिटेन और अमेरिका के राष्ट्रपति भारतीय मूल के होंगे। जब इस प्रकार से पूरे दुनिया में फैलेगा, ये तो हो गया शासन व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था। हमारे देश के संत, आप जाइए कहीं भी तो वहाँ पर हमारे देश के संतों का कितना सम्मान हो रहा है। अभी इस्कॉन के जाइए, पूरे दुनिया में जो बड़े बड़े मंदिर बने हुए हैं वो सब हिंदू संस्कृति। वो लोग चर्चों को खत्म करके मंदिर बना रहे हैं, चर्चों को खत्म करके कृष्ण मंदिर बन रहा है। कुवैत में मंदिर बना हुआ है जो कि पूरी तरह से मुस्लिम अरब कंट्री है। भारत का वहाँ के शासन जो जमीन दे रही है, वेलकम मोदी जी, मंदिर का जो है शिलान्यास करने के लिए आइए, मंदिर का उद्घाटन करने के लिए आइए। मतलब जहाँ अरब देश, जहाँ पर कि हमारे यहाँ के मुस्लिम क्षेत्रों में लोग मंदिर तोड़ देते हैं, पाकिस्तान में मंदिर तोड़ दिया, लेकिन वो देश जो शक्तिशाली देश है, ऑयल कंट्रीज कहलाते हैं, उन्होंने जो वहाँ पर मंदिर स्थापना हो रही है। ये क्या हो रहा है? ये वही जो है अखंड भारत की प्रक्रिया चल रही है पूरे दुनिया में। कैसे? जैसे जैसे भारत शक्तिशाली हो रहा है वैसे वैसे लोग भारत की सत्ता को स्वीकार करेंगे। ये जो मौर्य साम्राज्य ने कहा, सम्राट अशोक ने कहा, सम्राट अशोक शक्तिशाली था, इसलिए इतने सारे भूभाग पर उसने लोगों ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। वहाँ अलग अलग छोटे छोटे गणराज्य थे, रहे आएंगे। ईरान गणराज्य रहा आएगा, नेपाल गणराज्य रहा आएगा, पाकिस्तान गणराज्य रहा आएगा, ब्रह्मदेश गणराज्य रहा आएगा, भूटान गणराज्य रहा आएगा, चाइना गणराज्य रहा आएगा, वो सब रहेंगे। लेकिन भारत की संस्कृति को मानेंगे। चाइना में कौन सी संस्कृति चलती है? बौद्ध संस्कृति चलती है। वहाँ के भगवान बुद्ध हैं, कहाँ के हैं बुद्ध? ये जब धीरे धीरे सबको समझ आ जाए कि शांति का संदेश भारत दे सकता है, और शक्तिशाली होने के साथ भी शांति का संदेश जब देगा, तब जो है भारत जो है दुनिया पर राज करेगा। और इसीलिए जो है भारत के लिए अगर हम देखते हैं तो इस विषय पे जो है हमारे महर्षि अरविंद जी ने जो है कहा था कि भारत बना रहता है तो भारत गंभीर रूप से अशक्त हो सकता है। अगर विभाजन भारत का बना रह सकता है, भारत विकलांग हो सकता है, सदा ही ग्रह कले की संभावना हो सकती है। जिस प्रकार से भी हो, जैसे भी हो, विभाजन समाप्त होना चाहिए, एकता आवश्यक है और उसे प्राप्त किया जाना चाहिए, क्योंकि भारत की भावी महानता इसी के घर में छुपी हुई है। ऐसे महर्षि अरविंद जी ने कहा था। और अरविंद जी ने कहकर और इस भारत की संकल्पना जो आपके सामने है, इस चित्र को देखिए और समझिए क्या है। आप देखिए एक दहाड़ता हुआ सिंह नजर आता है कि नहीं आता है? इसमें भारत माता उस सिंह पर सवारी कर रही है कि नहीं कर रही है? जरा देख के समझ के देखिए। इसीलिए तो सिंह वाहिनी कहा है दुर्गा माता को। ऐसा नहीं है, ये जो अखंड भारत है वो सिंह स्वरूप है और उसी पर भारत माता को दुर्गा के रूप में बैठाना है। यह संकल्प यदि हमारे हृदय में रहेगा तभी हम अखंड भारत को बनाएंगे। उसके लिए भारत को शक्तिशाली बनाना है। कल 15 अगस्त है, हम सब स्वतंत्रता की जो है वर्षगांठ मनाने वाले हैं, और आप सब भैया बहनों के मन में इस अखंड भारत की जो अगर एक छोटी सी भी चिंगारी जलाने में मैं सफल हो पाया हूँ तो शायद मेरा जीवन धन्य होगा। आज के इसी निवेदन के साथ अपने विषय को समाप्त कर रहा हूँ। वंदे 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 भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। संपूर्ण उद्बोधन के समय एक भारत माता के जीवंत स्वरूप का स्मरण हम सबके मन में हुआ होगा। उसका प्रतीक चित्र रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत है। मैं यहाँ विराजमान सभी सम्मानीय अतिथिजनों से आग्रह करूँगा कि ऐसी हम सब की परम आराध्या भारत माँ की आरती के साथ ही इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। मैं निवेदन करूंगा बहनों को, मान्यवर अतिथियों से आग्रह कर रहा हूँ सामने आने का, और ये प्रज्वलित दीप आपके लिए आए हैं और प्रत्यक्ष आरती और जैसी परंपरा है अपनी आरती के समय, नीराजन के समय हम
हम अपने स्थान से खड़े होकर और अपने इष्ट के प्रति अपनी श्रद्धा निवेदित करते हैं, तो सभी अपने स्थान पर खड़े होंगे। भैया बहन उत्तिष्ठ भैया बहन